Yeah, great morning all, and this is Akash Bhabad, founder CEO of Bhabad International Publication, Bhabad Films, and ABC International Family. I welcome you on this wonderful morning. Um, द आकाश भाबर सक्सेस शो, इस शो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक अलग अलग सीजन में। और आप सभी को जैसे पता है कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए। और एक बुक के थ्रू हम उनकी स्टोरीज़ को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, उनको एक नई एनर्जी देना चाहते हैं। और एक इनिशिएटिव है, सोशल इनिशिएटिव, और इसमें काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सोशल कॉज के लिए हम सब मिल के कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज हम एक रियल हीरो से मिलने आए हैं, जो 26/11 में आप सभी को पता है, उसमें उन्होंने कुछ अपने कर्तव्य से कुछ एग्जाम्पल्स सेट किए हैं। और उनसे हम मिल के आज उनके लाइफ के बारे में, उनके उस चीज़ के बारे में जानेंगे जिससे हम उनसे इंस्पिरेशन लें। सो आज वेलकम करते हैं अपने नए गेस्ट को। सो वेलकम सर, मंगेश नाइक जी सर हैं हमारे साथ। वो 26/11 के रियल हीरो है, और रियल हीरो से जब मिलते हैं तो एक एनर्जी आना चाहिए, और एनर्जी के साथ उनको वेलकम करते हैं फिर से। वेलकम सर। और हम आपसे काफ़ी सारे इंस्पायर हैं। हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी स्टोरीज दुनिया के सामने नहीं होती है, पर उनकी स्टोरीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पब्लिकेशन से, प्रोडक्शन के थ्रू, कि हम वो लोगों के सामने लेके आए और उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में वो चीज़ें काम में आए। तो सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, पर फिर भी हम सर से जानते हैं उनके बारे में। सर, आपका जो बचपन था, आपने जब स्टार्ट किया था, क्या मोटिव था कि आप पुलिस में आएंगे? मतलब एक हर एक का कुछ गोल होता है, तो आपका क्या ये गोल था, या आपने कैसे डिसाइड कर लिया था शुरुआत में? प्रथम मेरा मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम मंगेश नाइक, ऑपरेशन 26/11 2008, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड, और भगत सिंह कोश्यारी उनके हाथ से अब्दुल हमीद पुरस्कार, और डीजी इंसिग्निया डॉक्टर डीजी डी शिवनंदन सर उनके हाथ से। और मैं बचपन से बोला तो मेरा बचपन पूरा वर्ली में गया, और उधर पुलिस क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे। तो मेरे पापा भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, पुलिस ऑफिसर थे। तो कैसा वो ड्यूटी में आना जाना उनका चालू रहता था। तो पूरे हमारे आँख के सामने ये सब हो रहा था। हम देखते थे कि उनका खाने का टाइम नहीं, आने जाने का भी ठिकाना नहीं, कि और किधर भी उनका सोने का भी ठिकाना नहीं। इतना ड्यूटी बहुत रहता था। लेकिन वो लोग एक कैसा अपना ड्यूटी देख के, इतना प्रेशर होके भी अपना ड्यूटी परफेक्ट करते थे। कभी भी आरोपी को किधर लेके जाने का है, कभी लाना है, तो वो उधर जगह जाके अपना काम पूरा करते थे। तो ये हमें बचपन से सब पापा कभी कुछ ऐसा हादसा हो तो हमें बताते थे। तो मैं बचपन से इंस्पायर था, हाँ, कि अपने को भी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ काम करना चाहिए देश के लिए, कि जो समाज में ऐसे कुछ समाज कंडक्ट रहते हैं, या कोई ऐसे क्रिमिनल रहते हैं, तो उनसे समाज को कैसा उनका छुटकारा मिले, वो हिसाब से मेरा बचपन से पहला ये ख्वाब था। फिर भी इसके पहले मैं आर्मी में भी भर्ती हुआ था। आर्मी में कुलाबा उधर मैं गया था मेरे दोस्त के साथ। उधर सब हमारा भर्ती का जो प्रोसेस पूरा हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट भी हुआ। बाद में घर में आने के बाद घर में बोला भाई कि ऐसा मैं सिलेक्ट हुआ, अभी मुझे सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको देना है। तो घर में थोड़ा एक है कि अभी पुलिस का भी भर्ती है, आर्मी में मत जाओ, क्योंकि आर्मी में थोड़ा अभी सब उनके हिसाब से उन्होंने बोला, क्योंकि हर माँ बाप को लगता है कि अपने बच्चों को किधर कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा उनको लगा। उस वक्त उन्होंने बात किया।
फिर मैं बोल रहा था, लेकिन वो बोले कि कोई बात नहीं, अभी पुलिस भर्ती में तुमको कुछ करना है ना डिपार्टमेंट के लिए, देश के लिए, तो पुलिस भर्ती अभी नज़दीक आई है। हाँ, तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में मैं 1985 में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। हाँ, भर्ती में भी हमारा 1 रुपया फॉर्म में ही भर्ती हुआ। हाँ, वो टाइम पे हमारे डीसीपी गोयल मैडम थी, अच्छा, और उधर पूरा ऑप्टिकल या पूरा रनिंग, जंपिंग, गोला फेंक, वो सब जो ऑप्टिकल था, बाद में राइटिंग में भी था। हाँ, तो ये सब उसमें मैं अच्छी तरह से मार्क्स लेके आया, हाँ, और उसमें मैं भर्ती हुआ। super। हाँ, और भर्ती वो जो मेरा ख्वाब था वो पहला उधर पूरा हुआ। तो अपने पहले तो ये आपका जो ड्रीम था देश के लिए कुछ करना, Yes. तो वो कंप्लीट हुआ, और इंस्पिरेशन जो था घर से ही था। Yes. तो पहले से अगर हम डिसाइडेड रखते हैं अपने गोल को, तो हम गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने अपने आर्मी में वो सिलेक्ट भी हुए थे, फिर भी पुलिस में वापस से उन्होंने ट्राई किया और उसमें भी सिलेक्ट हो गए। तो जिनके पास स्किल्स होता है, जिनके पास मेहनत होती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और यही हम उनसे सीख सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप भर्ती हुए पुलिस में, जब आप ज्वाइन हुए, तो एक जब हम कुछ चीज़ करते हैं, शुरुआत होती है, तो एक प्रेशर भी रहता है और एक्साइटमेंट भी रहता है। Yes. तो आपका पहला दिन कैसा था, या पहला दिन का भी आप कोई स्टोरी बता सकते हैं, या अगर उसके बाद आपने जो काम किया, तो काम करते करते आपको एक आधा ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कीजिए जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये काम मैंने किया, तो बस मेरा मतलब पुलिस में भर्ती होने का एक ड्रीम फुलफिल हो गया। मोमेंट्स। Yes. पुलिस भर्ती जब हुआ और हमें बुलाया गया कि वहाँ आपको 16 जून को ज्वाइन करना है, रिपोर्टिंग करना है, वो हिसाब से मैं इतना बहुत खुश हुआ। बाद में उन्होंने जो कुछ लिख के दिया था कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, तो सब हम लेके, बैग और लेके हम लोग उधर पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने भी लेक्चर दिए, तो अपना ट्रेनिंग ऐसा 9 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, और ट्रेनिंग में पूरा अपना जितना एक्सरसाइज, जितना जो फिजिकल और फिटनेस वो रहने के लिए वो सब रहता है, और एक्टिव रहने के लिए वो हम लोग सब लेने वाले हैं। तो वो आप अच्छी तरह से ज्ञान ले लो। और डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन, और अपने से सीनियर्स है उनको डिसिप्लिन से उनसे रिस्पेक्टली बात करने का, और अपने से जो ऊपर रहते हैं उनको सैल्यूट वगैरह, जो रूल्स है अपने रूल्स फॉलो करना। उधर पहुँचने के बाद वो सब हमें वो लोगों ने बताया। और ट्रेनिंग का पहले दिन हम लोग पूरा परेड लेते थे। परेड में पूरा फिजिकल फिटनेस कैसा रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा एक्सरसाइज होगी, ज़्यादा पसीना कैसा जाएगा, जितना पसीना जाएगा उतना आपका मतलब आप जितने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग की चीज़ तो है। बहुत अच्छा लगा, पहला दिन इतना अच्छा लगा। और बाद में उधर से ट्रेनिंग जो चालू किया, पूरा 9 महीने ट्रेनिंग अच्छी तरह से किया, किसका कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। और अच्छा, हमें पहले टाइम पे ही हम सिलेक्ट हो गए। 9 महीने के बाद कुछ लोग रहते कुछ एग्ज़ाम में, बाद में एग्ज़ाम देते उसमें, तो हम पहले बार में पूरा डायरेक्ट ट्रेनिंग से बाहर निकले। तो ट्रेनिंग तो आपका बहुत अच्छा हुआ। पर सर, जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अगर हम पुलिस का एग्जांपल लें, तो पुलिस में ऐसे ये क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी इसलिए पूछा कि अभी अपना वही डिस्कशन चल रहा है। तो क्या ऐसी क्वालिटीज होती है, कि कौन से ऐसे गुण होते हैं जो एक पुलिस वाले में होना चाहिए, और एक अच्छे पुलिस वाले में होना चाहिए, ताकि वो हम अच्छे से देशभक्ति करें? तो कौन से ऐसे गुण हैं, जैसे आपने बताया डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, तो और इसमें आप थोड़ा एलिब्रेट कर सकते हैं? पहले तो हम लोग डिफेंस में भर्ती हुए हैं, तो डिफेंस में भर्ती हुए बोले तो आगे कितना भी बड़ा खतरा होने की, वो खतरा कितना भी बड़ा होने की, लेकिन उसमें पीछे हटना नहीं। भले उसमें अपनी जान जाए तो भी चलेगा, लेकिन पीछे हटना नहीं। लीडरता चाहिए। हाँ, लीडरता चाहिए, क्योंकि पुलिस को किधर भी धोखा आना जाना चालू रहता है।
तो वो हिसाब से ड्यूटी करने का, पब्लिक को भी अच्छी तरह से हैंडल करने का, पब्लिक से पहले बात करते समय आप कितना भी कोई भी रह लो, लेकिन आपसे बात करने का कि सर आपका ऐसा गलती हुआ है, ये जो उसने कौन सा ही गलती कर रही है उसको समझ के उनका गलती समझाने का, वो ऐसा गलती नहीं है, इसके लिए आपको मैं जो है वो चार्ज कर रहे हैं उसका, जो पनिश कर रहे हैं उसका। तो ऐसा उसको समझे कि बात करेंगे पब्लिक से ना, तो पब्लिक और ऑटोमेटिक नॉर्मल होता है। तो उससे हैंडल करना वो भी एक स्किल है, वो हिसाब से हैंडल करना बहुत जरूरत है। कितना ही बड़ा मॉब रह दो, उनको अच्छी तरह से समझाएंगे तो मॉब भी पीछे हटता है और नॉर्मल होता है। ऐसे बहुत हम लोगों ने राइड में भी बोलो, बहुत जगह ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए, लेकिन उधर ऐसा बोल के हम लोगों ने हैंडल किया है। और कुछ नहीं बोल के सुन रहे हैं, तो बाद में हमारा पहला लाठी चार्ज के बाद अश्लील रोड, और ज़्यादा ही हो रहे तो फायरिंग लास्ट में, लेकिन वो फायरिंग का पहला देते नहीं, क्योंकि लोग भी उसमें बहुत जहाँ जाने के संभावना आते हैं। वो भी फायरिंग करते समय पैर के नीचे, मतलब पैर के इधर सीने पे नहीं, ऐसा हमारा जो ट्रेनिंग में हमारा रूल्स है, वो रूल के हिसाब से होता है। लेकिन ज़्यादा से पहले लाठी चार्ज ही, वो भी ज़्यादा हुआ तो लाठी चार्ज ऐसा, लेकिन ज़्यादा ही मॉब है और ज़्यादा जो नहीं मैंने कोई सुन नहीं रहा, तो फिर आगे का एक्शन लेना पड़ता है। तो जैसे मैं आपसे बातों की सुना कि जैसे हम एक मूवी भी चलता है कि पुलिस मित्र, तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि वो चीज़ें तो बाद में आती है, लाठीचार्ज वगैरह अगर हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, तो पर इम्पोर्टेंट है कि पुलिस वाले भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके अंदर भी वो सब कुछ चीज़ें होती है। और अगर हम उनसे अच्छे से बात करें, उनको समझे, अगर ये भी हम लोगों को भी समझे, तो वो चीज़ें होती है जहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वैसे कोई और हर एक, अगर हम जनरल लाइफ में भी देखें तो इंसान को ये चीज़ों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग, मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूँगा तो मैं ये चीज़ सीखूंगा कि बात करने से चीज़ें सुलझती है लोगों से। अगर हम प्रॉपर बात करें, कम्युनिकेशन स्किल अपना अच्छा करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सर जैसे हम वो क्वेश्चंस की ओर आ रहे हैं जहाँ पे हमें थोड़ा आपके बारे में और प्राउड फील होता है, जहाँ से जब वो जो 26/11 का हमला हुआ था, तो वो एक स्टोरी थी जहाँ पे पूरा देश एक अलग इसमें था। तो वो टाइम पे आपने कैसे अपने आप को मजबूत किया और वो जो दहशतवादी थे उनसे छुटकारा मिलाया है, तो वो इंसिडेंट भी आप शॉर्टली बता सकते हैं? यस बराबर। वो जो 26/11/2008 में मैं डीबीमार पुलिस स्टेशन उधर कार्यरत था, और अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया, और हमें मैसेज मिला सीएसटी रेलवे स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय ताज, नरीमन हाउस, कैपिलियो कोर्ट, ऐसे बहुत जगह फायरिंग्स बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ऐसा मैसेज मिलने के बाद हम तुरंत पुलिस वैन लेके गिरगांव चौपाटी पहुंचे। हमारे सीनियर पीआई उस वक्त नागापा माली सर थे, डीबीमार पुलिस स्टेशन। उन्होंने हमें आदेश दी कि आप नाकाबंदी में तुरंत उधर चौपाटी पे जाइए। वैसा से हम तुरंत निकले, नाकाबंदी के पॉइंट पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद वापस एक वायरलेस कंट्रोल से मैसेज आया कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो हम गिरगांव चौपाटी में 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं उधर। तो हम उधर, हमारा टूरिज्म गाड़ी चौपाटी में पूरा घूमता, तो वो गाड़ी में हम लोग बैठ के पूरा गाड़ी चौपाटी घुमा के पब्लिक को अनाउंसमेंट की कि आप हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में टोटल खाली किया, डबल बैरिकेड मतलब खाली किया, और डबल बैरिकेड से नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह स्टार्ट किया कि मरीन लाइन से मलबार जाने वाला रूट है वो टोटल हम लोगों ने बंद किया था बैरिकेड से, और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे, पर कोई डाउटफुल लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने पर वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक गाड़ी चेक करते करते हमें कंट्रोल से मैसेज आया कि एक स्कोडा गाड़ी NS रोड से आ रही है, वो गाड़ी में 2 लोग हैं और उनके गाड़ी में अत्याधुनिक हथियार हैं, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47, मैगजीन भरा हुआ है, ऐसे पूरा सामान भरा हुआ है, और वो लोग चौपाटी के दिशा से आ रही है। ऐसा मैसेज मिलने के बाद
हम लोगों ने नाकाबंदी और तेज की और ये गाड़ी बराबर 12:30 के आसपास हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी। और उस वक्त कैसा एक 11 साढ़े 11 बजे ही ये सब मीडिया के माध्यम से मैंने सब जगह ये न्यूज़ के माध्यम से सब पब्लिक को मालूम पड़ा, पता चला। और रोड पे पूरा गाड़ी जैसा रात को 1:30 बजता है ना, वैसा 11 बजे ही पूरा रोड पूरा सुनसान सेंसिटिव पूरा हुआ था। और ये गाड़ी बराबर आ रही, उसके पीछे और एक गाड़ी दिख रही थी, वो गाड़ी स्पीड से आ रही थी। और गाड़ी के उन्होंने देखा अपना जाने वाला रूट ही पुलिस ने बंद किया है, तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा और गाड़ी 40-50 स्पीड में गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, स्पीड और चालू थी। हमें एग्जैक्ट अंदर कितने लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने उनको आवाज दिया कि आप गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, आप गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। वो सीधा गाड़ी, ये बैरिकेड है, ये स्क्वाड है। हम लोग लेफ्ट साइड में तुकाराम उमले, महेश सुनील सर के लेफ्ट साइड में, और हमारे राइट साइड में भास्कर का नाम, संजय गोविलकर, हेमंत बागलकर, निकम और वो राइट साइड में थे। तो गाड़ी उन्होंने डायरेक्ट, रास्ता तो सामने वाला बंद है, सीधा हमारे ऊपर चढ़ने का ट्राई किया। उतना स्पीड से गाड़ी जाए, हम तुरंत पीछे हट गए। तो उसने यूटर्न मारा क्योंकि ये रास्ता तो बंद है। तो यूटर्न मारा और आने वाले रूट से रिटर्न जाने के लिए उसने यूटर्न मारा। तो गिरगांव चौपाटी में इतना हाइट पे रोड डिवाइडर है, वो रोड डिवाइडर पे गाड़ी ऐसा टच हुआ। जैसा गाड़ी टच हुआ तो गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। जो कार ड्राइवर कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल कसा बैठा था। तो अबू इस्माइल ने पुलिस अपने को तुरंत पकड़ेगी और वो हिसाब से उसने डायरेक्ट गाड़ी से अंदर से ही डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट किया। तो हमारे भास्कर कदम डिटेक्शन ऑफिसर, उन्होंने पहले पिस्तौल चेंबर लोड करके रखा था क्योंकि कंट्रोल से मैसेज ही वैसा मिला था। जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो भास्कर कदम साहब ने उसका जो राइट का आंख है वो आंख की साइड में फायर किया, उसको वही जख्मी किया, उसका आंख के सामने फूट गया। लेकिन ऐसे कंडीशन में वो नीचे झुक के AK-47 ऊपर निकल रहे हैं। ये ध्यान में आने के बाद हमारे हेमंत बागलकर सर, उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट में कार्रवाई चालू है, तो हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चालू था। लेफ्ट साइड में तुकाराम उमले, महेश सुनील सिलके, हम लोग लेफ्ट साइड में थे। तो हम लोगों ने तुरंत कसब का डोर ओपन करके उसका कॉलर पकड़ के उसको खींच रहे, तो कसब ने हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने उसको बाहर आने का इशारा किया। तो उसके भी पैर के बीच में AK-47 था, लेकिन उसने कार्गो पैंट डाला था। तो हमें एग्जैक्ट मतलब हत्यार अंधेरा था, इसके लिए दिखाई नहीं दिया। तो हम लोगों ने डोर ओपन करके उसको बाहर आने का इशारा किया। उसने खाली मुंडी ऐसा हिलाया, थोड़ा सा खाली घूम गया और डोर ओपन था। तो उसने डोर के बाहर डायरेक्ट जंप किया, डायरेक्ट गाड़ी से बाहर डायरेक्ट जंप किया। तो ऐसा गिरने के बाद वो तुरंत ऐसा घूम के AK-47 ऊपर से नीचे से वो पकड़ के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं AK-47। ये हमारे ध्यान में आने के बाद हम 3 लोगों ने उसके ऊपर छड़क मारा। तो तुकाराम उमले उनके सामने एक बैरल आया, जिससे गोली मारने का थी उसको बैरल रोक लिया। तो तुकाराम उमले साहब ने उसका बैरल पकड़ा। उमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबा के रखा। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी हमको नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स और इंजेक्शन लेते हैं, वो नशे से 2-3 लोग को तो भारी पड़ते हैं, उतना उसका एनर्जी, उसको ताकत आता है। वो ताकत के हिसाब से वो हमसे निसरने के लिए उसका जो मूवमेंट था इतना फास्ट था, और ताकत से उसने डायरेक्ट हाथ एकदम खींचा वापस स्टेगर में हाथ डाला। और स्टेगर में हाथ डाल के स्टेगर खींचा तो उमले साहब के सामने बैरल था। उमले साहब को 6 राउंड फायर हुआ। उमले साहब गिरने के बाद वैसे ही भरी गति उठ रहे हैं, तो मैं सामने था, मैं नीचे झुक के धक्का लेके उसको गिराया और उसके हाथ में गन था, वही हाथ पकड़ के हाथ ऐसा घुमाया क्योंकि उसका बैरल मेरे सामने था, इसलिए मैं हाथ से घुमाया। फिर वो ताकत से इस साइड में करे, वो साइड में ताकत लग रहा है। तो बाद में उसके हाथ में जोर से गन छोड़ने के लिए उसके हाथ में जोर से मैं फटका मार रहा है, तो मेरे बाजू से 60-65 से गोली निकल गया क्योंकि उसका उंगली स्टेगर पे था और वो गन नहीं छोड़ रहा है। तो बाद में उसके स्टमक पे ऐसा पैर देके गन ऐसा खींच के लिए, गन खींचने के बाद उसको हम लोगों ने इतना मारा कि वो बेहोश पड़ा। फिर भी हम लोग मार रहे थे क्योंकि हमारे तुकाराम उमले नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के कसब के ऊपर हम पूरा टूट बैठे थे, लेकिन पूरा टूट बैठे थे। उस वक्त हमारे संजय गोविलकर साहब लोग भागते हैं, अरे रुको, मारो मत, एक तो जिंदा रखो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन सी देश का है, उसके साथ और कौन कौन है, और उन्होंने किधर किधर बॉम्ब रखी है, अपने को सब पता चलेगा, इसके लिए प्लीज उसको मारो मत। तो हम मारना रुक गए। बाद में उसका झड़ती लिया हम लोगों ने, तो पैंट के पीछे साइड में उसका एक पिस्तौल भरा हुआ मिला
और पूरा हम लोगों ने पूरा उसका शूज और सब चेक किया, हाँ। क्योंकि ये लोगों के पास साइलेंट का गोली रहता है, क्योंकि वो ये लोग किसके हाथ में जिंदा मिलते नहीं, इसलिए हम पूरा उसका झटकी लिया, लेकिन गोली तो मिला नहीं। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ, हम लोगों ने उसको चालू फायरिंग में, आजू बाजू गोली गया, चालू फायरिंग में उसको भिड़े, इसके लिए ये लोग मिल गए रहते, ये जिंदा मिलने ही नहीं वाले थे, उधर से हमें सबको उड़ा के सीधा वो आगे निकल जाते थे। और मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विथ लाठी, विदाउट वेपन, और लाठी ही शस्त्र अपना है, वो समझ के हम पूरा कसा के ऊपर मैं तो पूरा टूट के बैठा था, और लाठी से उसको हैंडल किया और हम लोगों ने ताबे में लिया। और आपको इतना बताता हूँ कि गिरगांव चौपाटी में ये लोग को हम नहीं रुकाते थे, तो आगे वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि उस घोड़ा गाड़ी में हमें हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47, मैगजीन वगैरह सब हर सामान बहुत भरा हुआ मिला, लेकिन उनको रोका, इसके लिए आगे जो होने वाला हादसा वो हुआ नहीं। ये कामगिरी की वजह से भारत सरकार ने मुझे के शंकर नारायण, उनके हाथ से मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड दिया है। बाद में भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उनके हाथ से अब्दुल हमीद पुरस्कार दिया है। बाद में डी शिवानंद सर, DG हमारे, उनके हाथ से DG सिंह ने, ऐसे मुझे मिले। और बाकी भी बाहर भी लोग पुरस्कार देते रहते हैं, चालू है अभी तक। और कितनी बड़ी बात है कि अगर हम वो टाइम पे उन्होंने अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो शायद हम और भी कुछ हादसे हो सकते थे, पर वो टाइम पे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और देश के लिए ऐसा करना, यही तो देशभक्ति। अगर हम ऐसे लोगों से सीखते हैं तो हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, सर थे, उन्होंने वो जो चीज़ थी जो हम आज भी उसको जब देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, तो फिर भी अपने रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने लाइव देखी थी, लाइव उस इंसिडेंट में थे, तो हमारे लिए तो सच में आप सर इंस्पिरेशन है। और होप आप सभी जब वो ये चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, आप भी खुद को या इनके ऊपर प्राउड फील करेंगे। और डेफिनेटली प्राउड फील करना भी चाहिए हम ऐसी चीज़ों में। और उनको जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड, तो ऑफ कोर्स वो तो उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। और जैसे उन्होंने बोला कि लाठी है शस्त्र, तो ये जो ब्रीद वाक्य है, तो वो चीज़ के सामने वाला कितने भी भले वो फुल प्रूफ आए, उनके पास सभी हथियार हो, फिर भी हम लड़े, वो जो निर्भयता है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए, और उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखेंगे और सीखते रहेंगे। सर, ये तो आपने बताया, ये आपकी सबसे बड़ी एक बोल सकते हैं, हम उसको जंग बोल सकते हैं। और उसमें आपने उनको पकड़ा भी, ये एक प्रकार का युद्ध ही था। यस, युद्ध ही था, जो बुराई के खिलाफ हम कर रहे थे, और आपने वो करके दिखाया। तो इसके बाद सर कैसे इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ पे, कैसे आप चेंज हुए, क्योंकि ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसके बाद हम खुद को आपको कैसा लगा कि मतलब उस इंसिडेंट के बाद आपने बहुत सारे लोगों ने शायद आपको पूछा भी होगा ये सवाल, पर फिर भी मैं एक बार पूछता हूँ कि वो जो इंसिडेंट जब आप याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? ऐसे इसके पहले भी हादसे बहुत हुए, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक इंसिडेंट था, क्योंकि मेरे हाथ में खाली लाठी थी और लाठी से उसको हैंडल किया, हथियार और पूरी, मतलब ये एकदम सरप्राइज अटैक था। इसको पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसे 10 लोग आएंगे। आते समय वो लोग समुद्र मार के आए, अपने कुबेर बोर्ड उन्होंने हाईजैक की, और उधर से आके बाद में कुबेर बोर्ड के अंदर जो लोग थे उनको एक एक करके उन्होंने मारा और एक को जिंदा रखा। और बाद में उन्होंने गेट ऑफ इंडिया का धक्का, बदल पार्क वगैरह है वो कहा है, उसको पूछ के तो आपको जिंदा रखेंगे तुझे, हम लोग मारेंगे। तो बेचारे उसने डर के मारे नजीक जैसा है, उसने बताने के बाद उसको भी वो लोगों ने मार दिया। और उधर से वो लोग 10 लोग डिवाइड हो गए, होटल ताज में 4, नरीमन होटल 2, ऑपरे में 2, और ओपन फायरिंग करने वाले अजमल कसब ऑफिस में, ऐसे वो हिसाब से वो लोग ऐसे डिवाइड हो गए। ये 10 लोगों ने पूरा मुंबई हिला दिया। तो भारत को भी हर जगह अपने अंदर तो पुलिस डिपार्टमेंट है, और बॉर्डर पे तो अपना पूरा
सब जवान लोग पूरा संभलते हैं, इसलिए पूरा देश शांति से नींद लेते। यस एग्जैक्टली। और पुलिस है तभी तो हम शांति से जी पाते हैं, शांति से सब अपने अपने व्यवहार कर पाते हैं। तो यही एक इनिशिएटिव था सर हम लोगों का कि हम ये चाहते थे कि हाँ हमारे लिए जो काम करते हैं उनके लिए हम कुछ करें। और एक इनिशिएटिव था कि हम ये जो स्टोरीज है कुछ रियल स्टोरीज रियल हीरो की हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं और इसी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद आपने जो सपोर्ट किया और ये सब जो भी बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, भारत मेरी जन्मभूमि, ये भारत मेरी कर्मभूमि। कहीं मेरे देश पे कभी आँच आए तो मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूं और कभी भले उसमें मैं मिट जाऊं लेकिन मेरे देश पर कभी आँच आने नहीं चाहिए, देश को कभी मिटने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत। यस, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। एक और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, कुछ यूथ्स के लिए या किसी के लिए मैसेज देना है तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। Yes, sir. अभी अपना जो न्यू जनरेशन जो है वो न्यू जनरेशन इतना फास्ट रहता है। हम लोग जब नाकाबंदी करते हैं तो नाकाबंदी में हम दूर से देखते तो किसके सर पे हेलमेट नहीं रहता है। जो हेलमेट की जगह सर पे है तो वो लोग हाथ में लगाते हैं या हैंडल पे लगाते हैं। तो उनको देख के हम लोग साइड में लेते हैं और उनको बोलते हैं और तुम हेलमेट हाथ में इधर हाथ क्यों डाल के रखा था या हैंडल पे क्यों लगा के रखा था, हेलमेट का जगह तो सर पे है। तो बोलते सर क्या बार बार डाल के बोले घंटा लगा है। ऐसा ना, तुम्हारे सेफ्टी के लिए डालो, पुलिस को देख के मत डालो। हम लोग उसको बताते हैं पुलिस के देख के तुम हेलमेट डालने का नहीं, खुद के सेफ्टी के लिए डालो। क्योंकि टू व्हीलर पूरा बैलेंस में रहता है, उससे कभी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो हम लोगों ने कितना ऐसा एक्सीडेंट नहीं किया है कि टू व्हीलर वाले जगह पे सर को मार लगा और जगह पे डेड हुए। तो इसके लिए आप कभी भी वो सर पे तुम हेलमेट डालने के लिए ऐसा शर्मा मत, अपने सेफ्टी के लिए डालो। क्योंकि टू व्हीलर का कभी भी बैलेंस जा सकता है, रोड में ऑयल हो रहता है। ऐसा उसको हम लोग समझाते हैं। तो ये आपको मैसेज है यूथ्स के लिए कि हम लोग थोड़ा स्टाइल में उसको हेलमेट को ऐसे हाथ में लगाते हैं, बाइक पे लगाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है हेलमेट का पर्पज को जानिए, पर्पज को जानेंगे तो हम समझ पाएंगे। और पर्पज इम्पोर्टेंट है, हेलमेट अपने सेफ्टी के लिए है, वो यूज कीजिए। सो थैंक यू सर वंस अगेन फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।